तो बेटा जो लोकसभा होता है इसे जनता का सदन, या फिर अगर हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध सदन यानी फेमस हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जी यहां पर आपका जो लोकसभा सदन है इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, इसमें जो प्रतिनिधि आते हैं, वो सारे के सारे प्रतिनिधि आपके जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आपको मैं बता देना चाहूंगी कि इसे अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केवल 5 वर्ष के लिए बनता है और इसे बीच में भंग भी किया जा सकता है, डिसॉल्व भी किया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। मतलब ये एक परमानेंट हाउस नहीं है, ये एक स्थायी सदन नहीं है, ये तो एक टेम्पररी हाउस है। क्यों है? क्योंकि मैम एवरी 5 ईयर नया लोकसभा बनता है और जो ये नई लोकसभा बनती है इसमें आपके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पब्लिक या बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा, है ना। तो लोग जहां पर भी वोट करके अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो वो कैसा इलेक्शन होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। अब लोकसभा के बारे में देखो थोड़ा सा, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आप हैंड रिटन चीजों को मानते हो तो हैंड रिटन में ही मैंने यहां पे थोड़ी सी चीजें लिखी हुई हैं, हम इनको देखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज फोकस करना बोर्ड की तरफ, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने लिखा है कि लोकसभा आर्टिकल 81 में है। लोकसभा किस आर्टिकल में है? मैम लोकसभा आर्टिकल 81 में है। आपने बताया था कि लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में दिया गया है। लेकिन अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का गठन किससे होता है? तो लोकसभा का जो गठन किया जाता है बेटा वो किससे मिलकर होता है? सदस्यों से मिलकर होता है। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। एमपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का सदस्य, जिसे कई बार हम सांसद भी कह देते हैं। ठीक है, आपका चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का, दोनों सदनों के सदस्य को सांसद ही कहते हैं, एमपी ही कहते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जो लोकसभा में सदस्य होते हैं इनकी संख्या मूल संविधान में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो मूल संविधान में लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या थी वो थी बेटा जी 500। कितनी थी बेटा? मैम 500 थी। और ये जो 500 थी ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। अब इस सदस्य संख्या को बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया तो संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। और इस संशोधन को करके लोकसभा के सीटों की संख्या को 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 525। तो क्या इतनी सदस्य संख्या है वर्तमान में? नहीं, क्योंकि एक संशोधन फिर से हुआ, 31वां संविधान संशोधन 1973, और इस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या या सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। और जब 545 किया गया था तो आप ध्यान रखेंगे कि ये आपकी वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा की? 545। तो सदस्यों की भी उतनी ही होगी मैम? नहीं, सदस्यों की उतनी नहीं है। सदस्यों में 2 की कमी हुई है। लेकिन कब हुई है आपको मैं बता दूं बेटा जी, 2019 से पहले, 2019 से पहले लोकसभा में सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या कितनी होती थी? 545। लेकिन 2019 में चेंजेस हुए हैं, बताऊंगी क्या चेंजेस हुए हैं। तो अब आपने ये तो जान लिया कि वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 545। लेकिन अगर पूछे वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 543। 2 की कमी करोगे आप। क्यों करेंगे मैम कमी? अभी बताऊंगी। अभी आप फिलहाल ध्यान रखो कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 545 और लोकसभा में अगर पूछा जाए वर्तमान में सदस्यों की संख्या तो 543।
क्योंकि बेटा सीटों में कमी नहीं की गई है, सदस्यों में कमी की गई है। क्योंकि सीटें तो मैम ये जो 545 सीटें हैं ना, ये 2026 तक के लिए निश्चित कर दी गई हैं, फिक्स कर दी गई हैं। और फिक्स किस संशोधन के द्वारा? प्रश्न बनता है 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या को निश्चित कर दिया गया है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और किस ईयर के सेंसस के बेस पर, कौन से साल की जनगणना के आधार पर फिक्स हैं 2026 तक के लिए? 1971 की जनगणना के आधार पर। अभी तक आपके यहां पर 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या निश्चित है। यह कब परिवर्तन होगी? 2026 के बाद। यानी सीटें कम नहीं हो सकती। और इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे मान के चलो कि ये एक क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम के अंदर बेटा जी 50 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 50 सीटें फिक्स कर दी कि भाई 50 सीटें लगा दो इस क्लास में। अब एक साल तो पूरे 50 स्टूडेंट थे, लेकिन दूसरे साल 45 स्टूडेंट का ही एडमिशन हुआ इस क्लास में, तो क्या सीटें उखाड़ेंगे? नहीं मैम, क्या पता अगले साल फिर से 50 आ जाएं। तो सीटें तो क्लासरूम में उतनी ही रहेंगी, स्टूडेंट्स चाहे आपके 50 रहें या उससे कम हो जाएं। सीटें नहीं हटेंगी, स्टूडेंट घट बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से लोकसभा में सदस्य तो घट सकते हैं, लेकिन सीटें नहीं घट सकती। कब तक? 2026 तक। ठीक है। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं कि लोकसभा में जो सीटें हैं वो कितनी बताई हैं? 545। और पहले मैम आप बता रही हो सदस्य भी इतने थे। हां, तो कमी कैसे हुई? देखो 545 बेटा जी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 543 सदस्य इलेक्टेड होते हैं। इनमें से कितने? 543 इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। ठीक है, लोगों के द्वारा या बाय द पब्लिक, जनता के द्वारा। जनता कौन सी? भारत की जनता। ठीक है, भारत की जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं। अब इनमें से कहां से चुने जाते हैं? स्टेट से और मैम यूटी से, यानी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो लोकसभा की जो सीटें हैं उनको बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। आप कहोगे मैम किस आधार पर? जनगणना के आधार पर। कौन से साल की? 1971 की। उस साल के हिसाब से जिस राज्य की ज्यादा जनसंख्या उसको सबसे ज्यादा सीट। जैसे यूपी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो वहां सबसे ज्यादा सीट है। तो इस तरीके से जनसंख्या के आधार पर कितने राज्य हैं हमारे पास? 28। 28 में से जो 28 राज्य हैं बेटा, उनमें से 524 एमपी इलेक्ट होकर आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने? मैम 19 एमपी इलेक्ट होकर आते हैं। ऐड कर लो, कितना निकल के आएगा? 543। ये तो इलेक्टेड हो गए। फिर जो 2 हुआ करते थे वो कहां चले गए? तो बेटा 2 होते थे आपके आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। एंग्लो मतलब अंग्रेज, इंडियन मतलब भारतीय। आप जानते हैं कि आपके देश में अंग्रेजों ने शासन किया। हाँ मैम किया। और जब उन्होंने शासन किया तो भारतीय महिलाओं से शादी भी की। हाँ मैम की। और शादी की तो फिर जाहिर सी बात है कि बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है होंगे ही होंगे। तो इन लोगों ने जब यहां पे ये रहे और भारतीय महिलाओं से शादी करी तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए उन्हें कहा गया एंग्लो इंडियन। यानी अगर बच्चे के पिता अंग्रेज और माता भारतीय है तो उनसे पैदा बच्चा अंग्रेज एंग्लो इंडियन होगा। और उल्टा भी हो सकता है, माता अंग्रेज हो सकती है, पिता भारतीय, तो भी बच्चा एंग्लो इंडियन। और इन एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में पहले नॉमिनेट किया जाता था। कितने एंग्लो इंडियन? केवल 2। केवल 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था। किस आर्टिकल के द्वारा और कौन करता था? तो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति जी, आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग। करते थे मतलब अब नहीं होते? नहीं। 104वां संविधान संशोधन 2019 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाए, मनोनीत नहीं किया जाएगा,
लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा। इसको ठीक कर लेना, मनोनीत नहीं किया जाएगा मतलब खत्म कर दिया कि भैया इनको नहीं मिलेगा अब यहां पे नॉमिनेशन। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बेटा इनकी पॉपुलेशन अब उतनी नहीं है कि 2 MP भी इनकी पॉपुलेशन से आ सके। इनकी पॉपुलेशन समय के साथ घट चुकी है, ठीक है। इसलिए सरकार ने यहां पे बोल दिया कि अब इनका नॉमिनेशन नहीं होगा। तो जब नॉमिनेशन नहीं होगा तो 545 - 2 करोगे तो कितना बचेगा? 543। तो कमी किस में हुई है? सीटों में कि सदस्यों में? आप कहोगे सदस्यों में, क्योंकि सीटें तो फिक्स हैं 2026 तक। आप ऑलरेडी बता चुकी हो मैम, वो कम नहीं होंगी। फिर एक प्रश्न बनता है, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी है? अधिकतम, मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 552। और लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो मैम वो हो सकती है हमारी 550। इसमें भी 2 की कमी, क्योंकि सदस्य तो कम हो चुके ना 2, मैक्सिमम में भी और प्रेजेंट में भी। और आपका ये जो लोकसभा सदन है बेटा, इसकी अगर मैं बात करती हूं तो इस लोकसभा में आपने सुना है SC और ST के लिए आरक्षण भी है। रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन लोकसभा, इनको आरक्षण दिया जाता है। और जिसमें SC की सीट कितनी है? 84, ST की कितनी है? 47। अब इस रिजर्वेशन को 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है, यानी 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। और रिजर्वेशन इनको किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 330, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 330 में SC ST को रिजर्वेशन और 331 में आपके एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन था, जो कि अब रिमूव हो चुका है। और रिमूव किस संशोधन के द्वारा? 104वां संविधान संशोधन 2019। और आरक्षण को 10 वर्षों के लिए किस संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि भाई जो लोकसभा होती है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि कैसा इलेक्शन होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन है तो वोटर कौन होगा? मतदाता कौन होगा? मैं जनता। लेकिन कौन सी जनता? और ये जो जनता होती है क्या माने? कौन सी जनता? क्या कोई भी आके वोट कर देगा? नहीं। आर्टिकल 326 कहता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसकी न्यूनतम आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक, ठीक है, 18 मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचनों में मतदान कर सकता है। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही इलेक्शन कैसे होते हैं? दोनों के ही इलेक्शन आपके डायरेक्ट होते हैं। तो इन दोनों के इलेक्शन में हमें राइट ऑफ वोटिंग है, हमें मतदान का अधिकार है। और बेटा जो मतदान का अधिकार होता है वो एक राजनीतिक अधिकार है, यानी एक पॉलिटिकल राइट होता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये एक पॉलिटिकल राइट है, ये एक राजनीतिक अधिकार है। फिर एक क्वेश्चन बनता है एज ऑफ वोटिंग, मतदान की आयु। तो बेटा जी 1989 से पहले 21 साल थी। पहले कितनी थी? 21 साल। लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, और इस एज को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया। यह आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और जो संशोधन मैं बता रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां, 31वां, 84वां, 61वां, 104वां, ये सब। अब हमने जाना कि लोकसभा में सीटें, लोकसभा में निर्वाचन, लोकसभा में अब क्या जानना है कि अगर हमें लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो बेटा लोकसभा के सदस्य की अगर मैं योग्यता की बात करती हूं तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में हम बात करेंगे यहां पर
सदस्यों की अर्हताएं, आप चाहे अर्हताएं कहें चाहे आप योग्यताएं कहें, इंग्लिश एक ही होती है, क्वालिफिकेशन। तो लोकसभा सदस्यों की अर्हताएं मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा आर्टिकल 84 में दी गई हैं। ठीक है, जहां लिखने की जरूरत होगी वहां मैं लिखकर बताऊंगी, अब आप ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन कहां पर दी गई हैं? आर्टिकल 84 में, यह आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि भाई भारत का नागरिक हो, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष यानी मिनिमम एज। आप कहोगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का प्रोविजन नहीं है, मैक्सिमम का प्रावधान आपके संविधान में नहीं है। यह आप ध्यान रखेंगे कि मैम मैक्सिमम एज नहीं है, मिनिमम एज तो है। ठीक है, उसके अलावा प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो और क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है? तो मैम आपने बताया हुआ है कि पागल ना हो, ठीक है, डू नॉट अनसाउंड माइंड, डू नॉट अनसाउंड माइंड, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, डू नॉट इंसॉल्वेंट, डू नॉट इंसॉल्वेंट। ठीक है, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और क्या बताया था मैंने? और आपने बताया कि लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। और यही सेम क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर की भी होगी, बस एज आ जाएगी 30 वर्ष। एज कितनी हो जाएगी? 30 इयर्स। यही सेम क्वालिफिकेशंस होंगी उसकी भी, यही पढ़ाऊंगी मैं आपको, देखना। ठीक है, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में विहित प्रारूप में शपथ लिया हो। मैम टफ लैंग्वेज हो गई, यानी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एमपी तभी माना जाएगा जब वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 शपथ लेगा, यानी अनुसूची 3 के अनुसार उसने शपथ ली हो। हैज टेकन ओथ इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई हैं। मान लीजिए आज तो इतनी ही है, कल को संसद कोई नई क्वालिफिकेशन ऐड कर दे। मान लो संसद कल को ऐड कर दे कि ग्रेजुएट होना चाहिए, या संसद कल को कोई और यहां पे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज ऐड कर दे। अब मान लो कोई एजुकेटेड नहीं है और वो एमपी है, और संसद ने ऐड कर दिया कि भाई शिक्षित होना चाहिए, तो अगर वो एमपी भी होगा तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसे निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है। और संसद ने विधि बनाकर एजुकेशन को जोड़ दिया। संसद ने क्या कर दिया? जोड़ दिया उसको विधि बनाकर, लेकिन उसके पास तो है ही नहीं। तो जब उसके पास नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि भाई तुम्हारे पास योग्यता नहीं है, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा एमपी का पद। तो ये चीज है, ये सारी योग्यताएं किसके पास होनी चाहिए? एमपी के पास। और राज्यसभा में केवल क्या चेंज होगा? मिनिमम एज। ठीक है, मिनिमम एज, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे योग्यताएं। तो निर्योग्यताएं क्या होती हैं, मतलब निर्हरताएं क्या होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती हैं। तो क्वालिफिकेशंस का उल्टा कर दो। संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 102 कोई लाभ का पद धारण करता है। पहला है कि कोई लाभ, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन किस में है? 101 या 102 में। तो 101 में डिस्क्वालिफिकेशन और 102 के तहत इनको हटाया जाता है, बताऊंगी। तो डिस्क्वालिफिकेशन पहली है, कोई लाभ का पद धारण करता है, यानी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट।
लाभ का पद धारण करता है। ठीक है, अगर लाभ का पद धारण करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। यदि वह विकृत चित्त मतलब पागल है, अनसाउंड माइंड है, अगर वो दिवालिया है, इंसॉल्वेंट है, मैंने कहा ना क्वालिफिकेशन का उल्टा कर दो, डिस्क्वालिफिकेशन। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, यदि वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य है। अब मैम ये क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ एक नया पॉइंट आपके लिए यहां पर आ गया है प्यारे बच्चे, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो दल बदल कानून कहां पर है? मैंने आपको बताया हुआ है 10वीं अनुसूची में है, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, 10th शेड्यूल। और इसमें मैंने आपको बताया है कि जो आपकी 10वीं अनुसूची है उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को इसीलिए जोड़ा गया था कि कोई भी एमपी या एमएलए अगर बार बार पार्टी चेंज करता है, अगर बार बार दल को चेंज करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 10। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 10। ठीक है, तो आपको दल बदल क्या होता है कि जब कोई सदस्य बार बार यहां पर, जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, जैसे दल बदल के तहत क्या होता है, यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है। मान लीजिए आप पॉलिटिकल पार्टी जो है बीजेपी के सदस्य थे, एग्जाम्पल है, और आप बीजेपी से इलेक्ट हुए। अब आपने क्या किया कि भाई मुझे बीजेपी में नहीं रहना, मुझे तो कांग्रेस में जाना है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है, तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, तो भी दल बदल कानून लगेगा। क्यों लगेगा मैम? क्योंकि बेटा जो तुम्हारी पार्टी है, जिस दल से तुम एमपी या एमएलए बने हो, एमएलए के लिए भी सेम है, इसीलिए मैं एमएलए बोल रही हूं। तो जिस पार्टी से तुम एमपी बने, अब तुमने क्या किया, पार्टी ने निर्देश दिए कि ऐसा नहीं करना है, तुमने वैसा ही कर दिया, तुमने अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया, या जब पार्टी ने कहा कि वोट करो तो तुमने वोट ही नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारी पार्टी की छवि खराब हो रही है। तो फिर क्या होगा? तुम गलत कर रहे हो ना। मान लो तुम एक तुम्हारा दोस्तों का एक ग्रुप है, अब तुम अपने ही ग्रुप के खिलाफ बात करो तो तुम्हारी दोस्ती टूटेगी कि नहीं टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी में रखेगी? कोई नहीं रखेगी मैम। ठीक है, तो यह भी एक कारण होता है, तो यह भी एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट, जब कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, मान लीजिए किसी को निर्दलीय सदस्य, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट मेंबर, जो किसी पार्टी से इलेक्ट नहीं होता बल्कि जनता के विश्वास पर उसे इलेक्ट किया जाता है, जनता उसको इलेक्ट करती है ना। अब वो क्या करता है, इलेक्ट हो गया, उसके बाद उसने आके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो ये तो गलत है ना भैया। ऐसे कैसे? आप निर्दलीय सदस्य के रूप में चुने गए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, नॉमिनेशन, मैंने अभी आपको बताया कि नॉमिनेट होते हैं लोकसभा में, आप कहोगे अब तो नहीं होते, लेकिन राज्यसभा में तो होते हैं ना। एंटी डिफेक्शन लॉ सबके लिए सेम है, लोकसभा के मेंबर के लिए भी, राज्यसभा के मेंबर के लिए भी, विधानसभा के मेंबर के लिए भी, और विधान परिषद के मेंबर के लिए भी, सबके लिए सेम है। आप नॉमिनेट हुए, अब आपने क्या कर दिया, 6 महीने बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप ज्वाइन हो गए, तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, उस पर भी दल बदल कानून लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे, यहां पर अब होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि अब आता है कि भाई जब अयोग्यता संबंधी, जैसे मान लो मैम किसी व्यक्ति में डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट हो जाए, किसी व्यक्ति के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस, निर्योग्यताएं मिल जाए, मान लो कोई एमपी है वो बाद में पागल हो जाए, या बाद में उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए एमपी बनने के बाद, या वो एमपी बना तो उसके पास इंडियन सिटीजनशिप थी लेकिन उसने बाद में छोड़ दी, तो क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई।
तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो कौन निर्धारित करेगा? ये आपका एक बहुत अच्छा सा प्रश्न बनता है। आर्टिकल 103 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो आर्टिकल 103 किस चीज को यहां पर बताता है? कह रहा है कि 102 में जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, जिसमें पहला है भारत का नागरिक ना हो या लाभ के पद पर हो या फिर वो आपका पागल हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, इनमें से या भारत का नागरिकता उसने त्याग दी हो, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं? तो देखो लिखा है अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उनका विनिश्चय अंतिम होगा। मैम थोड़ी सी टफ है लैंग्वेज। तो ये कहना चाह रहा है कि भैया अगर मान लो एग्जाम्पल, मैं अगली स्लाइड पे देती हूं एग्जाम्पल। मान लो एक एग्जाम्पल कि मोहन कौन है? एमपी। मोहन कौन है? एमपी है। अब इन पर लगा दिया निर्योग्यता का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन पर उठता है, निर्योग्यता का प्रश्न उठता है इन पर। और निर्योग्यता कैसी? निर्योग्यता यह है कि भैया ये पागल हैं, पागल हैं, इन्हें अब एमपी नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये पागल हो चुके हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो ये जो निर्योग्यता का प्रश्न है कि ये पागल है या नहीं है, या इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इस निर्योग्यता का जो प्रश्न है वो आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? निर्धारित। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि मोहन को निर्योग्य घोषित किया जाएगा या नहीं। निर्योग्य यानी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, निर्योग्य घोषित किया जाएगा या नहीं, किया जाएगा या नहीं, जाएगा या नहीं। और बेटा ये भी लिख लेना कि राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। और आप यहां पे ध्यान ये भी रखेंगे कि जब राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं, जब यहां पर राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं, जब राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं, जब राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं, तो उससे पहले निर्वाचन आयोग से सलाह लेते हैं। निर्वाचन आयोग से यानी इलेक्शन कमीशन से परामर्श करते हैं, परामर्श करते हैं यानी कंसल्ट करते हैं, पूरा केस डिस्कस करते हैं। अगर उन्होंने पाया मोहन पागल है तो जाहिर सी बात है कि भाई पागल को तो एमपी नहीं बना सकते, तो वो जाहिर सा कह देंगे कि डिस्क्वालीफाई करो, और वो फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से ले लेंगे, इलेक्शन कमीशन से डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा? अब ये तो हो गई। अब एक होता है आपका कि अगर किसी एमपी पर दल बदल कानून के तहत निर्योग्यता का प्रश्न उठता है, निर्योग्यता का प्रश्न उठता है, तब निर्णय कौन करता है? तब निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करेंगे। राज्यसभा के सभापति करेंगे। इस मैटर में बेटा जी प्रेसिडेंट नहीं करते हैं,
एंटी डिफेक्शन लॉ का डिसीजन लेने का अधिकार या तो आपके चेयरमैन ऑफ लोकसभा को या फिर आपके जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, मतलब इनको कहेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, और इनको कहेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर एमपी राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति, और अगर एमपी लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के आपके अध्यक्ष यहां पर डिसीजन लेंगे कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा अगर कोई और डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसका डिसीजन फिर प्रेसिडेंट करते हैं, यानी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यानी निर्वाचन आयोग की सलाह से ऐसा करते हैं राष्ट्रपति, अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है, लिखा हुआ भी है क्या मैम? ये पीडीएफ में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। देखो, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, यहां पे दिल बदल हो गया है, लिखिएगा। दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति के द्वारा किया जाता है। पीडीएफ में भी सेम चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो इतना तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कार्यकाल आर्टिकल 83 के सब क्लॉज 2 में। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। अब देखो, 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है, जिस दिन उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है, फिर लिखा है परंतु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, यानी कि डिसॉल्व। और आपको मैंने बताया था डिसॉल्व किस आर्टिकल के तहत की जाती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। बताइए जल्दी से, किस आर्टिकल के तहत इसको डिसॉल्व किया जाता है? तो आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के अनुसार। ठीक है, तो कब कर सकते हैं? आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग डिसॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर या एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। किस दिन से शुरू होगा? प्रथम बैठक के दिन से। ठीक है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। अब आगे देखिए, अब हम कह सकते हैं कि क्या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? मैंने आपको इसका आंसर आपातकाल में दिया था। मैंने बताया था कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय पर लोकसभा के कार्यकाल में संसद वृद्धि कर सकती है, एक बार में 1 वर्ष। 1 वर्ष से ज्यादा एक बार में नहीं होगा। अगर नेशनल इमरजेंसी आगे लगी हुई है तो फिर से 1 साल के लिए बढ़ेगा, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष मैक्सिमम इंक्रीज कर सकती है संसद। दोबारा इंक्रीज करना होगा तो दोबारा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में 2-3 साल के लिए बढ़ा दे, नहीं। ठीक है, तो देखो यहां क्या लिखा है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। अब आप पूछोगे कि क्या ऐसा कभी हुआ है? हां बेटा, दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा।
18 मार्च 1976 से 1977, 18 मार्च 1977 से 18 मार्च 1978। यानी हम कह सकते हैं कि लोकसभा के कार्यकाल को नेशनल इमरजेंसी के समय संसद के द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और ये मैं बेटा आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं। अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि 5वीं लोकसभा का टेन्योर 2 बार इंक्रीज हुआ था। दूसरे आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1971 में, पहले की 1962 में और तीसरे की 1975 में। और मैंने आपको बताया था कि दूसरा आपातकाल खत्म भी नहीं हुआ था और इंदिरा गांधी जी ने तीसरा आपातकाल लगा दिया था, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद साहब से कहकर। बात आ गई समझ में? आगे देखो, अब हम बात करेंगे लोकसभा सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण किस में है? आर्टिकल 99 में है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि इनकी शपथ कहां पर है? शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल 3 यानी अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में, शेड्यूल 3 में इनकी शपथ है, अनुसूची 3 में इनकी शपथ है। फिर अगला क्वेश्चन, शपथ कौन दिलाता है? तो बेटा जी शपथ दिलाते हैं आपके देश के राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है अनुसूची 3 के अनुसार राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, अब लोकसभा में या विधानसभा में या राज्यसभा में कहीं पर भी बात करो, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सारे हाउस में कॉमन हैं और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप सारे हाउस पढ़ लोगे। ऐसा लगेगा लोकसभा पढ़ने के बाद, अरे राज्यसभा में क्या मैं रिवीजन कर रहा हूं, विधानसभा में क्या मैं रिवीजन कर रहा हूं या कर रही हूं, क्योंकि केवल आर्टिकल्स चेंज होंगे और वही चीजें चलती चली जाएंगी कुछ परिवर्तन के साथ, केवल कुछ परिवर्तन होंगे। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं कि आपका एक आपने वर्ड सुना होगा, अधिवेशन व गणपूर्ति। यानी आपका अधिवेशन यानी जो सेशंस होते हैं, है ना, तो अगर कोई सेशन होगा, कोई सत्र होगा, तो वो सत्र की क्या कंडीशन होती है? तो कहा जाता है कि अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है। अगर मैं इसको साधारण शब्दों में समझाऊं तो यह कहा जा रहा है कि भैया अगर लोकसभा की बैठक होनी है तो लोकसभा की बैठक तभी होगी जब लोकसभा के कुल सदस्यों का यानी टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैं आज से आपकी क्लास में कंडीशन रख दूं कि अगर 100 बच्चे लाइव होंगे तो ही मैं क्लास लूंगी, अगर 100 से कम होंगे तो मैं क्लास नहीं लूंगी। तो मैंने क्या फिक्स कर दिया? स्टूडेंट्स का एक नंबर फिक्स कर दिया मिनिमम की 100 तो होने ही चाहिए, 100 से कम हुए तो क्लास नहीं लूंगी। तो ऐसे ही यहां पर होता है कि अगर आपके जो सदस्य हैं वो जैसे लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं 543, तो उनका 1/10 निकालो, तो उतना मिनिमम मेंबर आपका जब प्रेजेंट होगा तभी लोकसभा की बैठक होगी, तभी सेशन होगा, तभी अधिवेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आप कहो अगर उपस्थित ना हो तो क्या होगा मैम? अगर उपस्थित ना हो तो फिर क्या होगा वो भी बता दो। ठीक है, देखो लिखना, अगर कोरम पूरा ना हो तब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बैठक को तब तक के लिए
स्थगित कर दिया जाएगा, तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कोरम पूरा नहीं होगा, जब तक कोरम पूरा नहीं होगा। यानी बैठक को रोक दिया जाएगा, कब तक के लिए? जब तक कोरम कंप्लीट नहीं होगा। अगर राज्यसभा होता तो सभापति स्थगित कर देते। ठीक है, तो ये होता है कोरम, और ये सभी हाउस में कंपलसरी होता है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, सभी के लिए कंपलसरी होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे। अब लोकसभा में बेटा जी एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जब हम बात करेंगे बच्चा, तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और वो ध्यान रखने वाली चीज है आपके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। मैं ऐसा करती हूं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में मैं आपको लिखकर समझाती हूं। पीडीएफ से आप आराम से पढ़ लेना, क्योंकि मैं एक बार लिखकर समझा दूंगी तो आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे। देखो, आप एक तरफ लिखो लोकसभा अध्यक्ष, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसको क्या कहते हैं? स्पीकर। और एक तरफ आप लिखो उपाध्यक्ष, यानी डेपुटी स्पीकर। डेपुटी स्पीकर, ये दोनों आपके लोकसभा में होते हैं और स्टेट में विधानसभा में होते हैं। लोकसभा और विधानसभा एक जैसा होता है, लोकसभा सेंटर में और विधानसभा स्टेट में। ठीक है, अब देखो अध्यक्ष। अध्यक्ष से सबसे पहला आपको अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहां पर दिए गए हैं? तो ये दोनों दिए गए हैं आर्टिकल 93 से 97 तक। पहली बात इतनी याद रखो कि आर्टिकल कौन से हैं। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। लोकसभा अध्यक्ष कहां से आते हैं? तो देखो, लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य अपने में से चुनते हैं, अपने में से एक को अध्यक्ष, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। इंग्लिश में बेटा पीडीएफ में लिखा है, अभी यहां पे समझ लेंगे केवल। एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि मैम चूज करते हैं। क्या करते हैं? इनको चूज, इनका चयन करते हैं। ठीक है, ये लाइन आप बीच में से हटा सकते हो कि मैम इनको चूज करते हैं, इनको चुनते हैं। जैसे क्लास का मॉनिटर कहां से आता है? क्लास के अंदर से। भाई क्लास का मॉनिटर जब बनता था तो पूछा जाता था ना स्टूडेंट से, टीचर के द्वारा कि किसको बनाएं, तो स्टूडेंट सेलेक्ट करते थे। लेकिन अगर उस मॉनिटर की तबीयत खराब हो जाए तो फिर उसके काम को कौन देखेगा? तो एक मॉनिटर और फिक्स किया जाता था कि अगर ये नहीं आएंगे तो फिर ये काम संभालेंगे। तो ऐसा ही यहां पर है। मान लो अध्यक्ष की तबीयत खराब हो जाए, या अध्यक्ष त्यागपत्र दे दे, या अध्यक्ष की डेथ हो जाए, तो कौन उसके कामों को संभालेगा? तब उसके लिए एक डेप्यूटी स्पीकर। तो इन्हें चूज किया जाता है, अपने में से ही लोकसभा के सदस्य ने चूज करते हैं। इनका इलेक्शन नहीं होता, इनका नॉमिनेशन नहीं होता, बल्कि इनको चूज किया जाता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। अब बात करेंगे कार्यकाल। तो बेटा इनका जो सिंपल टेन्योर होता है वो कितना होता है? 5 इयर्स, 5 वर्ष होता है, 5 इयर्स का होता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष का, डिटेल में पूछा जाए, अध्यक्ष तब तक अपने पद पर रहता है, तब तक अपने पद पर रहता है जब तक नई लोकसभा की प्रथम बैठक होती है।
ठीक है, जिस दिन इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है नई लोकसभा की, तब तक ये अपनी पोस्ट पर रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा जी त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, तो एक्सचेंज करते हैं, रेजिग्नेशन एक्सचेंज करते हैं ये, यानी स्पीकर किसको देगा? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष को, और बेटा जी उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष को। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर अध्यक्ष अपनी पोस्ट पर है तो जो उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर होता है वो लोकसभा के बाकी सदस्यों की तरह होता है। इसका फंक्शन तब शुरू होता है जब स्पीकर एब्सेंट होता है किसी रीजन से, किसी कारण से। तो रेजिग्नेशन आपस में एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, आगे सुनिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों को हटाने की प्रक्रिया, रिमूवेबल प्रोसेस, दोनों के लिए सेम है बेटा जी। रिमूवेबल प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया। देखो, सबसे पहले जब इनको हटाया जाता है तो पहले क्या दिया जाएगा? 14 दिन पूर्व सूचना, यानी बिफोर 14 डेज क्या दिया जाएगा? नोटिस। और नोटिस कितने दिन का? बिफोर 14 डेज, बिफोर 14 डेज। 14 दिन पहले इनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भैया तुम्हें हटाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक प्रस्ताव। ठीक है, हम लेकर आ रहे हैं एक प्रस्ताव। तो 14 दिन की सूचना दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? प्रस्ताव लोकसभा में पेश, क्योंकि लोकसभा के ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं इसलिए यहां इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोड्यूस द मोशन इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस्ड द मोशन इन लोकसभा, इन लोकसभा, लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे चलिए। प्रस्ताव क्या होगा मैम? लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, फिर पेश होगा तो क्या होगा? प्रस्ताव पर चर्चा, डिस्कशन ऑन द मोशन, सदस्यों में बहस होगी, क्या सही है क्या गलत है, डिस्कशन ऑन द मोशन। और फिर क्या किया जाएगा? प्रस्ताव पारित, पास्ड द मोशन, पास्ड द मोशन, प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, पास्ड द मोशन। ठीक है, कौन पास करेगा आप कहोगे तो बेटा जी ध्यान रखिएगा, लोकसभा सदस्यों द्वारा पास किया जाता है, बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा सदस्यों द्वारा इसको क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। आप कहोगे किस बहुमत से? बहुमत कौन सा होगा? मेजॉरिटी कौन सी होगी? तो बेटा जी इनको हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, इससे ही इनको हटा दिया जाएगा। यानी लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही इन्हें हटाया जाता है और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही इनको चुना जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चा यहां पे एक प्रश्न पूछता है कि मैम इनकी शपथ, इनकी ओथ क्या होती है? तो बेटा ध्यान से सुनना, इनकी कोई शपथ नहीं होती, इनकी कोई शपथ नहीं होती, शपथ नहीं होती, बल्कि ये सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, बल्कि ये सांसद मतलब लोकसभा सदस्य, बल्कि ये सांसद के रूप में शपथ लेते हैं। तो इनकी कोई अलग से शपथ नहीं होती। फिर बच्चा पूछता है अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक साथ त्याग पत्र दे दें
दोनों की ही सीट खाली हो जाए, तब क्या होगा? भाई दोनों भी तो मैम एक साथ हट सकते हैं, तब क्या किया जाता है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब ध्यान से सुनना, छोटे छोटे मतलब वो उसके साथ में आपका देखो, जैसे ध्यान से तो देखो, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, रिक्त हो, तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति लोकसभा के अन्य सदस्यों में से, अन्य सदस्यों में से किसी एक को, किसी एक को अध्यक्ष यानी स्पीकर, है ना, लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, यानी अपॉइंट करेंगे इस कंडीशन में। लेकिन अगर यहां पे जैसे मैम यहां पर तो वर्ड है रिक्त, यानी जब इनकी सीट वैकेंट हो जाए, ये मर जाएं, त्यागपत्र दे दें, है ना, मतलब पोस्ट खाली हो जाए, तब तो ये होगा। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन पूछ लें कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो, मतलब एब्सेंट हो, भाई एब्सेंट तो कुछ समय के लिए होता है ना, लेकिन रिक्त तो परमानेंट होता है, तो अनुपस्थित हो यानी कि एब्सेंट हो, तब क्या होगा? दोनों अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, तो एब्सेंट तो टेम्पररी है ना, परमानेंट तो नहीं है एब्सेंट होना। तो आप कहोगे कि इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा? अगर ये दोनों अनुपस्थित होंगे तो लोकसभा सदस्य अपने में से, अपने में से किसी एक को, किसी एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। कब तक के लिए? जब तक ये एब्सेंट हैं, चुन लेते हैं। कब तक के लिए मैम? जब तक ये एब्सेंट हैं, कब तब तक के लिए? क्योंकि एब्सेंट टेम्पररी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य ये रहे, एक मिनट इनको ऊपर कर देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई पीडीएफ में तो मैम ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य देखो, पहले अध्यक्ष के देखो फिर उपाध्यक्ष का बताऊंगी। उपाध्यक्ष का एक ही लाइन में कार्य आएगा, बताती हूं कैसे। वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, क्लियर है। वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, मतलब लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि एमपी जो है लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, एब्यूज करने लगते हैं एक दूसरे को, तो उनको कंट्रोल करता है, ये मेंटेन करता है उन चीजों को, है ना। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, कब कर सकता है? जब अशांति हो जाए या गणपूर्ति पूरी ना हो, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्थगित करना मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैठक को रोक देना, ठीक है। और बेटा ये इसकी इंग्लिश है, इस वाले की, इसकी इंग्लिश नहीं है, ये इस वाले की इंग्लिश है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, मतलब ज्वाइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसमें चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइंट सेशन के लिए आपका कौन चेयरमैन होता है? लोकसभा अध्यक्ष।
कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय अध्यक्ष ही करता है। इसी का डिसीजन होता है। मनी बिल पर यह सिग्नेचर करता है, स्टैंप लगाता है। अगर इसने ऐसा किया तो वो मनी बिल होता है, यानी यही निर्धारित करता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा, मतलब धन विधेयक होगा। सदन में पक्ष विपक्ष में बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का यूज करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100 का सब क्लॉज 1। जैसे मान लो कि एक तो बिल के पक्ष में वोट पड़ते हैं कि भाई बिल ठीक है, और एक बिल के विपक्ष में वोट पड़ते हैं। अब मान लो ये 50-50 हो जाए तो क्या डिसीजन होगा? मैम नहीं होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों सेम हैं। तो स्पीकर क्या, अगर स्पीकर यहां वोट देगा तो बिल पास होगा, अगर स्पीकर यहां वोट देगा तो पास नहीं होगा। तभी तो कहते हैं कि इसका मत क्या होता है? निर्णायक। क्या मैम ये कभी ऐसे भी वोट दे सकता है? मान लो यहां पे 60 हो और यहां पे 40? कभी नहीं देगा। ये हमेशा तब देगा जब वोट्स का टाई अप होगा, और ये इसके काम होते हैं। ये सारे लोकसभा स्पीकर के काम होते हैं। आप कहोगे लास्ट लाइन लिख रही हूं मैं, उसके बाद कल शुरू करेंगे आपके राज्यसभा उपाध्यक्ष के कार्य। तो इसका कार्य क्या होता है? जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो या उसका पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। बस यही इसका काम है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यसभा। और बेटा जी, हो सकता है कि मैं संडे को शाम में क्लास प्लान करूं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। ठीक है, कोशिश पूरी की जाएगी कि संडे को शाम में क्लास हो पाए, नहीं तो फिर मंडे होगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।